अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कानून के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो है पारित किए गए हैं। अब उन बिल में क्या किया गया है, खास करके जो कानून है उनको काफ़ी हद तक परिवर्तित किया गया है। और भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है ना, तो जो नाम है, यानी कि जो भारतीय कानून के नाम चले आ रहे थे जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, इनके नाम को परिवर्तित किया गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। रीबूटिंग द कोड्स। रीबूट का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज़ को फिर से शुरू करना, एक तरह से उसका न्यू वर्ज़न लेके आना, पुनः किसी चीज़ को, जैसे मोबाइल को करते हो ना रीबूट, उसको फिर से स्टार्ट करना। तो रीबूटिंग द कोड्स, तो कुल मिला के यहाँ पे कोड आया है कानूनों के लिए। तो जो कानून है भारत में उनको फिर से रिबूट किया गया है। क्रिमिनल लॉस में नीड रिफॉर्म। देखो, जो भी आपराधिक कानून है में शायद नीड रिफॉर्म, कि उन्हें, रिफॉर्म का मतलब होता है एक तरह से कोई सुधार करना, कोई संशोधन करना, कि जो क्रिमिनल कानून है उनमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है, बट नॉट न्यू एंड अनफैमिलियर नेम्स। लेकिन नए नाम की या फिर अनफैमिलियर नाम, फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, अनफैमिलियर का मतलब हो गया एक तरह से स्ट्रेंज। कहने का मतलब है कि भाई जो कानून है उनमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उनको नए नाम देने या बहुत ही अजीब नाम देने, अपरिचित नाम देने की ज़रूरत नहीं है। फ्यू वुड। देखो, फ्यू का जब हम प्रयोग करते हैं ना, उसका मतलब होता है न के बराबर। अगर हम लिखते हैं अ फ्यू, तो ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, और फ्यू का मतलब होता है ना कुछ, मतलब न के बराबर। फ्यू वुड डिसएग्री, इसका मतलब हुआ कि न के बराबर लोग होंगे जो इस बात पे असहमत होंगे। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, फ्यू वुड डिसएग्री का मतलब हो गया कि लगभग हर कोई इस बात को मानेगा, यानी कि लगभग हर कोई इस बात पे एग्री करेगा कि लॉस रिक्वायर एन ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन। ओवरहॉल का मतलब होता है कंप्लीट चेंज, है ना, पूरी तरीके से बदल देना, किसी चीज़ को पूर्ण परिवर्तन कर देना। तो कुल मिला के फ्यू वुड डिसएग्री का मतलब हो गया कि लगभग हर कोई इस बात पे सहमत होगा कि जो कानून है उनको पूरी तरीके से बदलने की ज़रूरत है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि टाइम टू टाइम, कि भाई प्रत्येक समय पे, या जैसे 50, 100, 200 साल के बाद जो है उनको टाइम टू टाइम पूरी तरीके से बदलने की ज़रूरत है कानूनों को। क्यों? सो दैट, ताकि दे कुड बी अब्रीस्ट ऑफ। अब्रीस्ट के साथ में आता है ऑफ, इसका मतलब होता है के बराबर। डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन सोसाइटी, कि समय के साथ समाज में जो बदलाव आते हैं, टेक्नोलॉजी में जो विकास होता है, उनके बराबर जो कानून है वे रह सकें। यानी कि देखो, कानून मान लो 100 या 200 साल पहले बना था और अब समाज में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, तो फिर कानून को अगर हम चाहते हैं कि वे भी विकास के बराबर आ जाएं कानून, तो इनको बराबर लाने के लिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम कानूनों को बदला जाए। हाउएवर, हालांकि, इट डज नॉट मीन, हालांकि इसका ये मतलब नहीं है दैट कि होल न्यू कोड्स बी इंट्रोड्यूस्ड एंड गिवन एब्स्ट्रूस नेम। देखो, एब्स्ट्रूस का मतलब होता है गूढ़, एब्स्ट्रूस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से नए कोड जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, उनको लाया जाए और उन्हें बड़ा ही डिफ़िकल्ट नेम दिया जाए। वैन, जबकि इन सब्सटेंस, इन सब्सटेंस का मतलब है इसेंशियली, कि भाई आवश्यक रूप से, है ना। इन सब्सटेंस द ओल्ड लॉज आर इसेंशियली रिटेन्ड, कि आवश्यक रूप से पुराने जो कानून हैं उन्हें ही रिटेन किया गया है, उन्हें ही बरकरार रखा गया है। कुल मिला के अगर जो पुराने कानून हैं उनमें चेंज बहुत कम आपने किया है, तो उन कानूनों को पूरी तरीके से
डिफ़िकल्ट नेम देने की आवश्यकता नहीं है। द फर्स्ट क्रिटिसिज्म अबाउट द भारतीय न्याय संहिता। अब देखो, ये जो कानूनों को नया नाम दिया गया है ना, वो क्या नए नाम दिए गए हैं? भारतीय न्याय संहिता, BNSS, इसके अलावा भारतीय साक्ष्य बिल, ये नए नाम दिए गए हैं। तो पहली जो आलोचना हमें देखने को मिलती है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता को किस चीज़ से रिप्लेस किया गया है? टू रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड, यानी कि जो भारतीय दंड संहिता है उसको रिप्लेस किया जाएगा किस चीज़ से? भारतीय न्याय संहिता से। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, टू रिप्लेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कि ये जो CRPC है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इसको किस चीज़ से रिप्लेस किया जाएगा? उसकी जगह नया नाम होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसी तरह से वर्तमान में जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसे नया नाम दिया जाएगा भारतीय साक्ष्य बिल। तो ये जो नए नाम परिवर्तित किए गए हैं, इसकी जो पहली आलोचना हमें देखने को मिलती है, द फर्स्ट क्रिटिसिज्म, वो पहली आलोचना है इज़ दैट इट इज़ अननेसेसरी, कि ये आवश्यक नहीं है, ये गैर जरूरी है, टू रिफ़र टू देम होली इन देयर हिंदी नेम्स, कि ये जो नए कानून लाए गए हैं इनको हम रेफ़र करें, यानी कि इनका नाम जो है कम्प्लीटली होली है ना, पूरी तरीके से इनको जो है हिंदी नाम दिया जाए, तो ये गैर ज़रूरी है। एवरी लॉ इन इंडिया हैज़ एन ऑफिशियल ट्रांसलेशन इन द रेस्पेक्टिव ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एवरी स्टेट। भारत में जो प्रत्येक कानून है उसका एक ऑफिशियल ट्रांसलेशन है, आधिकारिक अनुवाद है उसका, इन द रेस्पेक्टिव ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एवरी स्टेट, कि प्रत्येक राज्य की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में जो कानून है उसका अनुवाद है। सो द नीड फॉर द IPC, इसलिए ये जो IPC, नीड फॉर द IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट टू बी रिफर्ड टू इन देयर हिंदी नेम्स अलोन इज क्वेश्चनेबल। इसलिए IPC, CRPC और जो एविडेंस एक्ट है, इनको हिंदी नाम के साथ रेफ़र करना है ना, इनको एकमात्र हिंदी नाम के साथ रेफ़र करना, ये जो है क्वेश्चनेबल है, यानी कि यहाँ पे सवाल खड़ा होता है। द क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ वाज री इनेक्टेड इन 1973। देखो, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, यानी कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कानून है, इनेक्ट का मतलब होता है दोबारा से बनाना, निर्मित करना, इन 1973। तो कुल मिला के 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ को फिर से निर्मित किया गया था। एंड इट इज़ नॉन एज द CRPC 1973, और अब यह CRPC 1973 के नाम से जाना जाता है। एज डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग होना, अंतर होना, भेद होना, फ्रॉम इट्स 1898 वर्जन, यानी कि एक तरह से ये अंतर हमें देखने को मिलता है कि भाई 1898 का जो वर्जन था क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ का, उसको जो है परिवर्तित किया गया, चेंज किया गया, और फिर से इस कानून को 1973 में जो है निर्मित किया गया, और इसे अब CRPC 1973 के नाम से जाना जाता है। द ऑब्जेक्टिव टू हैव हिंदी नेम्स, ऑब्जेक्टिव का मतलब है एक तरीके से आपका गोल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। टू हैव हिंदी नेम्स इज अपरेंटली एन अटेम्प्ट। देखो, अपरेंटली का मतलब है कि ऐसा प्रतीत होता है ना, आपको ऐसा दिखाई देता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव नज़र आता है, ये जो उद्देश्य नज़र आता है कि ये जो हिंदी नाम रखे गए हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि एक प्रयास है टू सिंबलाइज द डी एंग्लिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, कि भारत में जो क्रिमिनल लॉ हैं उनको डी एंग्लिसाइजेशन, देखो डी एंग्लिसाइजेशन का मतलब है कि भाई ये कानून जो है अंग्रेज़ों ने बनाए थे, तो इन पे एक तरीके से अंग्रेज़ों की छाप है, तो इस छाप को मुक्त करने का,
इस छाप को मुक्त करने के लिए इन्हें हिंदी नाम दिया गया है। तो ये एक तरह से सिंबलाइज करता है प्रतीकात्मक रूप से। तो हिंदी नाम जो रखे गए हैं उनका ऑब्जेक्टिव अपरेंटली ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रतीक के रूप में इन नामों को रखा गया है, ताकि हम इसके माध्यम से क्या दिखा सकें, डी एंग्लिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, कि भाई ये जो अंग्रेजीकरण हो गया था ना इन कानून का, उस अंग्रेजीकरण को हटाने का प्रयास नज़र आता है। हाउएवर, हालांकि अ प्रिलिमिनरी स्क्रॉल थ्रू द न्यू लॉज। प्रिलिमिनरी स्क्रॉल इसका मतलब हो गया कि एक अगर आप सरसरी जांच करो, यानी कि एक सरसरे तौर पे ये जो नए कानून लाए गए हैं उन्हें आप देखो, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये नए कानून जो है इस बात को इंडिकेट करते हैं दैट मच ऑफ द ओरिजिनल लैंग्वेज इज रिटेन्ड, कि जो मूल भाषा थी उसका ज़्यादातर जो हिस्सा है उसे रिटेन किया गया है। रिटेन का मतलब है कायम रखना, बरकरार रखना, यानी कि मूल जो भाषा थी कानूनों को निर्मित करने की उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है, वो वैसी की वैसी ही रखी गई है ज़्यादातर। इट रेजेज अ डाउट, तो यहाँ पे एक डाउट जो है वो खड़ा होता है। इट रेजेज अ डाउट वेदर द चेंजेस आर फार टू फ्यू टू वारंट देयर बीइंग इनेक्टेड अफ्रेश। अब देखो यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो चेंजेस किए गए हैं, जो परिवर्तन किए गए हैं, आर फार टू का मतलब हो जाएगा कि मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही कम मात्रा में होना। फ्यू आया है ना यहाँ पे। टू वारंट का मतलब होता है किसी चीज़ को जस्टिफाई करना, उचित ठहराना। देयर बीइंग का मतलब है होना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है यहाँ पे। देयर बीइंग इनेक्टेड अफ्रेश, तो इनेक्ट का मतलब है निर्मित करना। कि देखो यहाँ पे एक डाउट ये खड़ा होता है कि जो चेंजेस किए गए हैं वे इतने ज़्यादा कम हैं कि आप जो है उनको नए नाम दो कानूनों को, ये बात सही नहीं ठहर पाती। कुल मिला के देखो किसी भी चीज़ को आप नया नाम देना चाहते हो तो उसका नया नाम देने को आप किस तरह से जस्टिफाई करोगे, उसको किस तरह से आप वारंट करोगे, यानी कि उसे आप किस तरह से उचित ठहराओगे जब आप कहो कि भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में चेंजेस किए गए हैं। तो यही बात यहाँ पे आती है कि एक डाउट जो है वो ये खड़ा होता है कि चेंजेस जो हैं वे इतने कम हैं कि वे इस बात को उचित नहीं ठहराते कि इन कानूनों को नया नाम जो है दिया जाए। एज, जैसा कि हम क्या देखते हैं, डिलीशंस एंड अमेंडमेंट्स। डिलीशन का मतलब है डिलीट कर देना किसी चीज़ को। अमेंडमेंट का मतलब है किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर देना, संशोधन कर देना, सुधार कर देना। मे हैव अचीव्ड, देखो मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग हम करते हैं पास्ट के बारे में गैस करने के लिए। द सेम पर्पस, कि ये जो हमारा पर्पस है वो पर्पस अचीव हो गया होता, यानी कि हम उस पर्पस को पा लेते अगर कुछ चीज़ों को डिलीट कर देते और कुछ जो है संशोधन कर देते। उसके लिए इतने नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। इट इज़ सम कॉन्सोलेशन का मतलब होता है सांत्वना, राहत। दैट द संहितास, ये संहितास किसके लिए आया है, ये जो नए कानून बनाए गए ना उनको जो है नाम दिया गया है। आर टू बी स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है परीक्षण करना। बाय अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, कि संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके द्वारा ये जो नए कानून है, ये जो संहितास है, इनका परीक्षण किया जाएगा। ये एक राहत की बात है। एज, और इनकी स्क्रूटनी क्यों की जाएगी, वो इसलिए कि द कंसल्टेशन प्रोसेस अपीयर्स इनएडिक्वेट, कि इन नए कानूनों को नया रूप देने के लिए जो कंसल्टेशन प्रोसेस थी, कि भाई जो कानून लाए जाते हैं वो परामर्श के साथ लाए जाते हैं, तो ये जो कंसल्टेशन प्रोसेस थी, ये कंसल्टेशन प्रोसेस जो है अपीयर प्रतीत होती है अपर्याप्त। कुल मिला के इन कानूनों को निर्मित करना, उन्हें नया नाम देना, इसके लिए जो कंसल्टेशन प्रोसेस थी वो ऐसा लगता है अपर्याप्त प्रतीत होती है। इसलिए ये एक राहत की बात है कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा इन कानूनों को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। इन सब्सटेंस का मतलब हो गया कि अगर एक और बात जो हम देखें
है ना, कि भाई एक और बात जो आप कह सकते हो कि बहुत ही वास्तविकता में या रियलिटी में हम देखते हैं, वो ये सार रूप में अगर कोई बात एक और नज़र आती है तो वो ये, द डिलीशन ऑफ सेडिशन इज़ वेलकम। तो कुल मिला के इसेंशियली जो सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, इसको डिलीट कर दिया गया है, इज वेलकम। तो कुल मिला के सेडिशन लॉ को डिलीट कर देना एक स्वागतपूर्ण कदम है। एंड इट्स अपरेंट इक्विवेलेंट, अपरेंट का मतलब है जो आपको प्रतीत हो रहा है, जो प्रतीत होता है ना, जो आपको दिखाई देता है, उसके लिए हम अपरेंट कहते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, समतुल्य। द न्यू सेक्शन 150, अब देखो क्या किया गया है, सेडिशन लॉ को हटा दिया गया है और जो इसका इक्विवेलेंट नज़र आता है वो एक नया कानून लाया गया है, इसे कहा गया है सेक्शन 150। और इस सेक्शन 150 में डज नॉट यूज़ ओवर ब्रॉड टर्म्स। देखो ओवर ब्रॉड का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा व्यापक, टर्म्स का मतलब हो गया शब्दावली, सच एज। अब ये जो सेक्शन 150 है इसमें बहुत ही ज़्यादा व्यापक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है, जैसे कि प्रोमोटिंग डिसअफेक्शन। अब देखो पहले जो सेडिशन कानून था उसमें इस तरह के प्रावधान थे, किस तरह के प्रावधान, कि सेडिशन लॉ आपके ऊपर लगाया जा सकता था यदि आप जो है दोषी पाए जाते हो, किस चीज़ के, प्रोमोटिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। प्रोमोट का मतलब है किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना, डिसअफेक्शन का मतलब हो गया असंतोष अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि सरकार के खिलाफ असंतोष को प्रोमोट करना। इस चीज़ के अगर आप दोषी पाए गए तो आप पे सेडिशन लॉ लगाया जा सकता था। अब देखो ये जो डिसअफेक्शन है, असंतोष है, अब किस चीज़ को हम असंतोष माने, इसको थोड़ा सा डिफाइन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। किसी भी चीज़ के लिए आप कह सकते हो कि मान लो सरकार ने कोई भी सुधार किया, आपने, या सरकार कोई कानून लेके आई, आपने उस कानून की आलोचना की और कह दिया गया कि भाई ये डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट है। तो कुल मिला के ये जो एक बहुत ही ओवर ब्रॉड टर्म थी। इसके अलावा और ब्रिंगिंग इट इनटू, ब्रिंग इनटू का मतलब है लाना, हेट्रेड और कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना। अवमानना का मतलब होता है उदाहरण के तौर पे कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर पास किया गया और आपने उस ऑर्डर को नहीं माना, तो इसे कहा जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हेट्रेड का मतलब है एक तरह से नफरत, है ना। तो कुल मिला के ये जो था ना, ये जो बातें थी कि भाई कंटेम्प्ट करना या हेट्रेड करना या डिसअफेक्शन फैलाना, है ना, तो इन ये जो इस तरह की जो टर्म्स हैं इनको हटा दिया गया है सेक्शन 150 में, और ये बात स्वागतपूर्ण है। इट क्रिमिनलाइजेस प्रोमोटिंग सेसेशनिज्म। देखो अब ये जो सेक्शन 150 है इसमें किस चीज़ को क्रिमिनलाइज किया गया है, प्रोमोट, प्रचार प्रसार करना, सेसेशनिज्म। देखो सेसेशनिज्म का मतलब होता है कि द एक्ट ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट, कि आप जो है किसी देश से पूरी तरह से अलग हो जाते हो, है ना, एक तरह से पूरी तरीके से आप अलग हो जाते हो। सेपरेटिज्म लगभग मिलते जुलती टर्म्स हैं। सेपरेटिज्म का मतलब होता है अलगाववाद, अलग हो जाना। एंड आर्म्ड रेबेलियन का मतलब हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह। तो कुल मिला के सेक्शन 150 के तहत इन चीज़ों को अपराध माना गया है कि भाई अगर आप सशस्त्र विद्रोह करते हो, अलगाववाद करते हो या फिर सेसेशनिज्म को प्रोमोट करते हो। बट इट ऑल्सो टारगेट्स, लेकिन साथ ही सेक्शन 150 जो है इस बात को भी टारगेट करता है, सबवर्सिव एक्टिविटीज़। देखो सबवर्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कमज़ोर करना या उसको डिस्ट्रॉय करना। जैसे मान लो कोई इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, कोई इस्टेब्लिश्ड राजनीतिक सिस्टम है, उसको आप डिस्ट्रॉय करते हो या उसको आप कमज़ोर करते हो, तो इसे हम कहेंगे सबवर्ट करना। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम कहेंगे सबवर्सिव एक्टिविटीज़। एंड एंडेंजरिंग, एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना। द सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि आप जो है एक तरह से ऑटोनॉमस इकाई हो, यानी कि आप संप्रभु हो, आप अपने डिसीजंस लेने में पूरी तरीके से सक्षम हो, उसके लिए हम कहेंगे सॉवरेनिटी। तो कुल मिला के
ये जो कानून है इसके तहत सबवर्सिव एक्टिविटीज़ जो कि भारत की संप्रभुता, एकता एंड इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, तो कुल मिला के ऐसी सबवर्सिव एक्टिविटीज़ यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो खतरे में डालती है किस चीज़ को, भारत की अखंडता को, भारत की एकता को और भारत की संप्रभुता को, उन्हें भी सेक्शन 150 के तहत रखा गया है। टर्म्स दैट शुड नॉट बी अलाउड टू बी मिसयूज्ड। अब देखो ये जो टर्म्स हैं ना, जैसे कि सबवर्सिव एक्टिविटीज़ है, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी है ना, इस तरह की ये जो टर्म्स हैं, ये जो शब्दावली है, इन्हें अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि इनका गलत प्रयोग किया जा सके, यानी कि इन टर्म्स का गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। अनदर पोटेंशियली मिसयूजेबल प्रोविज़न, एक और पोटेंशियली का मतलब है संभावित रूप से, मिसयूजेबल का मतलब है जिसका गलत प्रयोग हो सकता है, प्रोविज़न का मतलब है प्रावधान, इज़ इन द न्यू सेक्शन 195। अब देखो एक नए सेक्शन है ना, न्यू सेक्शन 195 लाया गया है और उसके तहत जो प्रावधान है उसका दुरुपयोग होने की संभावना है। इक्विवेलेंट टू सेक्शन 153B आईपीसी, ये जो न्यू सेक्शन 195 है ये किसके बराबर है, लगभग सेक्शन 153B ऑफ आईपीसी। अब देखो इस नए सेक्शन 195 में क्या किया गया है, इट पेनलाइजेस मेकिंग, पेनलाइज का मतलब होता है कि उसको दंडित करना है ना, मेकिंग और पब्लिशिंग फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। अब देखो इस नए सेक्शन 195 के तहत जो है दंड का प्रावधान रखा गया है मेकिंग और पब्लिशिंग, यानी कि अगर किसी भी तरह की झूठी या मिसलीड करने वाली इंफॉर्मेशन जो है उसको पब्लिश किया जाता है या उसको पोस्ट किया जाता है। जियोपार्डाइजिंग, जियोपार्डाइज का मतलब हो गया खतरे में डालना, द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इस तरह की झूठी इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मिसलीड करती है, कोई झूठी इन्फॉर्मेशन जो कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और भारत की सुरक्षा को खतरे में डालती है, तो इस तरह की झूठी इन्फॉर्मेशन के लिए भी दंड का प्रावधान रखा गया है। तो कुल मिला के ये जो प्रावधान है ना, ये जो सेक्शन 195 है, ये संभावित रूप से इसका मिसयूज हो सकता है। वाइल, जबकि मॉब लिंचिंग, देखो मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, उसको हम बोलते हैं मॉब लिंचिंग। एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम संगठित अपराध आर न्यू सेक्शंस अ सिग्निफिकेंट ओमिशन इज। अब देखो जबकि हम क्या देखते हैं, मॉब लिंचिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये नए सेक्शंस हैं, यानी कि इनके लिए नए कानून लाए गए हैं। अ सिग्निफिकेंट ओमिशन इज हेट स्पीच, लेकिन ओमिशन का मतलब है कि आपने इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया। सिग्निफिकेंट का मतलब है महत्वपूर्ण, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो छूट गई है वो ये हेट स्पीच, यानी कि इससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं लाया गया है। नफरती भाषण, इवन दो का मतलब है यद्यपि, हालांकि, डिफाइनिंग इट एंड पनिशिंग इट। अब देखो हेट स्पीच जो है ना एक ओवर ब्रॉड टर्म है, इसको ठीक तरह से परिभाषित करना और फिर इसके लिए दंड का प्रावधान करना। पनिशिंग इट हैव बीन अंडर डिस्कशन फॉर सम ईयर्स, तो पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि भाई हेट स्पीच जो है इसे किस तरह से डिफ़ाइन किया जाए और इसके लिए क्या पनिशमेंट रखा जाए, इस बात पे पिछले कुछ सालों से डिस्कशन चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये जो नए कानून है इसमें हेट स्पीच को शामिल नहीं किया गया है। द प्रोसीजर कोड इनेबल्स कंडक्ट ऑफ ट्रायल ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ऑफेंडर का मतलब है जिसने कोई अपराध किया है। इन एब्स्टेंशिया, देखो इन एब्स्टेंशिया का मतलब है कि व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं इन एब्सेंटिया। तो कुल मिला के ये जो नए कानून है इसमें इनेबल, ये नए कानून जो हैं वो इस बात के लिए हमें सक्षम बनाते हैं। कंडक्ट का मतलब क्या है, आयोजित करना। ट्रायल का मतलब है अदालत में जो सुनवाई होती है ना उसको हम बोलते हैं ट्रायल। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, प्रोक्लेम्ड का मतलब है घोषित, यानी कि
कोई अपराधी है या कोई ऑफेंडर्स है, उसके खिलाफ ट्रायल की शुरुआत की जा सकती है बिना उस व्यक्ति के अदालत में फिजिकली प्रेजेंट हुए बगैर। तो ये प्रावधान भी रखा गया है। मेकिंग वीडियोग्राफी ऑफ सीजर्स मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी, कि भाई ये करना तो ज़रूरी है। सीजर का मतलब है जो चीज़ आपने जब्त की है। इज़ वेलकम, तो नए कानूनों के तहत क्या किया गया है, इस बात को भी अनिवार्य बनाया गया है कि जो भी चीज़ें सीज की जाती हैं उनकी वीडियोग्राफी बनाया जाए, उनकी वीडियोग्राफी की जाए। तो इसको भी जो है कंपलसरी बनाया गया है। सो टू, इसी तरह से ये बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो टू, देखो ऊपर की एक दो बात हमने कही, वहाँ कहा कि भाई ये बात बहुत ही अच्छी है, बहुत ही है ना स्वागत योग्य बात है। इसी तरह से ये बात भी काफ़ी अच्छी है। सो टू द प्रोविज़न, कि ये जो प्रावधान लाया गया है फॉर डीम्ड सैंक्शन। देखो डीम का मतलब होता है मानना, सैंक्शन का मतलब है कि भाई अनुमति मिल गई है। इफ़ अथॉरिटीज़ फेल टू ग्रांट इट विद इन 120 डेज। देखो संबंधित अथॉरिटी जो हैं वे अगर कोई भी प्रावधान है उसे 120 दिनों के भीतर मंजूरी नहीं देती है, तो 120 दिन हो जाते हैं तो फिर उसको क्या किया जाएगा, ऑटोमेटिकली सैंक्शन मान लिया जाएगा। कि भाई ये देखो 120 डेज़ का टाइम जो है काफ़ी होता है, लगभग 4 महीने हो जाते हैं। तो इन 4 महीनों के दौरान भी जो एक तय प्रक्रिया है ना, उस तय प्रक्रिया में जो एक तरीके से कानून का पालन करना चाहिए वो नहीं किया जाता है ना। तो यानी कि संबंधित अथॉरिटीज़ के द्वारा जो परमिशन दी जानी चाहिए वो नहीं दी जाती है, तो 120 दिनों के बाद स्वतः वो परमिशन मान ली जाएगी। हाउएवर, हालांकि द रिमांड प्रोविजंस, कि रिमांड से संबंधित जो प्रावधान है कि पुलिस अपराधी को अपनी कस्टडी में लेती है ना उससे पूछताछ करने के लिए, सीम टू परमिट पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द करंट 15 डे लिमिट। वर्तमान में जो पुलिस हिरासत की अवधि है वो कितनी है, 15 दिनों की है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि 15 दिनों के परे पुलिस कस्टडी को बढ़ाया गया है, ये बात यहाँ पे की गई है। द रिमांड प्रोविजंस सीम टू परमिट, कि रिमांड प्रोविजंस जो हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि पुलिस कस्टडी में व्यक्ति को 15 दिनों से अधिक समय के लिए रखा जा सकता है। अट्रैक्टिंग सम क्रिटिसिज्म, अब ये जो पुलिस कस्टडी वाला ये जो प्रावधान है, अट्रैक्ट आकर्षित करना, सम क्रिटिसिज्म है ना, तो कुल मिला के इस प्रावधान के प्रति कुछ आलोचनाएं देखने को मिली हैं कि ये जो नए प्रावधान है इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस व्यक्ति को 15 दिनों से ज़्यादा भी हिरासत में रख सकती है, ऐसा प्रावधान इसमें प्रतीत होता है। और इस प्रावधान ने क्या किया है, अपनी इस प्रावधान ने जो है आलोचनाओं को अट्रैक्ट किया है, यानी कि इस प्रावधान की आलोचना कई जगह देखी गई है। द न्यू लॉज नीड क्रिटिकल स्क्रूटनी, कि जो नए कानून हैं उन्हें ज़रूरत है कि उनका आलोचनात्मक तरीके से निरीक्षण किया जाए, परीक्षण किया जाए। स्क्रूटनी का मतलब होता है बारीकी से उनकी जांच करना, परीक्षण करना। बट नॉट न्यू नेम्स, कहने का मतलब है कि फाइनल लाइन जो है वो ये कहती है कि भाई ठीक है ये जो नए कानून हैं उनको क्रिटिकल स्क्रूटनी की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें नए नामों की ज़रूरत नहीं है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।